So, welcome to my class. I am Shivam Pandey, and in today's video, I am going to teach you first chapter of NCERT book for class 9 students, and the chapter name is Matter in Our Surrounding. This chapter belongs to chemistry group. Means with this chapter, you are going to start chemistry of class 9th. You already know that what is matter. You have already read in previous classes like 8th, 7th, what is matter. Anything that has mass and occupy space. कोई भी वह वस्तु या पदार्थ जिसके पास खुद का भार होता है और अगर उसको हम रखते हैं तो वह जगह को घेरता है, यानी कि वॉल्यूम होता है। आपने मैथ्स में एक शब्द पढ़ा होगा वॉल्यूम, आयतन। तो जिन वस्तुओं का भार होता है और वे जगह घेरते हैं उन्हें हम मैटर यानी कि हिंदी में पदार्थ कहते हैं। Anything which occupies space and has mass. Food, water, air, clothes, table, chair, plants and trees. ये मैटर के एग्जांपल्स हैं जो इस नोट्स में लिखे गए हैं। भोजन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, कपड़े हो गए, टेबल मेज हो गई, कुर्सी हो गई, पौधे हो गए, वृक्ष हो गए और आसपास आप जो भी वस्तुएं देखते हो, बॉटल देखते हो, कपड़े देखते हो, दरवाजे देखते हो, कुछ भी स्टोन देखते हो, सॉइल देखते हो, सब कुछ मैटर है। इस यूनिवर्स में सब कुछ मैटर है, यहाँ तक कि हवा भी मैटर है जो आपको दिखाई नहीं देती है, वह भी मैटर है। अब आपको लगता होगा कि हवा मैटर कैसे है या जगह घेरती कैसे है। क्या आपने कभी ट्राई किया है कि आप एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए जिसका ढक्कन बंद हो, उसे आप किसी बकेट में या पानी के ड्रम में डुबोने की पूरी कोशिश करिए, वह पानी के अंदर नहीं डूबेगा। आप कितनी भी कोशिश करो, वह पानी के अंदर नहीं डूबेगा क्योंकि उस बोतल के अंदर पहले से हवा भरी हुई है। अगर आप उसमें पानी भरना चाहते हो या उसको पानी में डुबाना चाहते हो तो वह तभी डूबेगा जब पानी उस बोतल के अंदर जाएगी और उसमें से हवा बाहर आएगी। जिस किसी को भी डाउट हो वह खुद से चेक कर सकता है। इंडियन philosophers said that all the matter, living or non-living, was made up of 5 basic elements: air, earth, fire, sky and water. जो भारतीय दार्शनिक थे वे उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ, ठीक है, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, सभी केवल 5 आधारभूत तत्वों से, ठीक है, बने हैं: हवा, मिट्टी, आग, बादल और जल। इन 5 तत्वों से ही सभी जीवित प्राणी या मृत प्राणियों का निर्माण हुआ है, यह भारतीय दार्शनिकों ने कहा। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, क्रय पदार्थ के भौतिक लक्षणों के आधार पर और उसके रासायनिक लक्षणों के आधार पर हम मैटर को डिवाइड कर देते हैं। पदार्थ को हम क्या करते हैं, का समूह बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और वो अलग अलग नेम से उन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज द मैटर इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, रासायनिक गुणों की बात करें तो वह कैसा व्यवहार करेगा, ठीक, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा तो किस तरह से केमिकल रिएक्शन होगा। अगर इसकी बात करें तो इसके आधार पर हम मैटर को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: एलिमेंट्स यानी कि तत्व, कंपाउंड्स यानी कि यौगिक एंड मिक्सचर यानी कि मिश्रण। हम ये मैटर के 3 टाइप्स पढ़ेंगे। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रासायनिक लक्षण, जब वह किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसा गुण दिखाएगा। Everything around us is made of tiny pieces or particles. हमारे आसपास जो कुछ भी है वह छोटे छोटे टुकड़ों या कणों से मिलकर बना है। The particles made up matter are atoms or molecules.
वे कण जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है या मैटर बनता है उन्हें हम एटम, परमाणु और मॉलिक्यूल्स, अणु कहते हैं। एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है और मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणु कहा जाता है। तो हमारे पास जो कुछ भी है, आसपास जो भी चीजें हैं, सब चीजें क्या है, कणों से मिलकर बनी है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और उन छोटे छोटे कणों को हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बात करते हैं कि एटम किसे कहेंगे और मॉलिक्यूल किसे कहेंगे। अगर हम किसी एलिमेंट को तोड़ते जाएं, छोटा करें, और छोटा करने के बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसे हम आगे नहीं तोड़ पाएंगे, तो उस वह जो सबसे छोटा कण होगा एलिमेंट का, उसे हम एटम कहेंगे। एटम का, ठीक है, एटम जो है एलिमेंट का सबसे छोटा कण है। एलिमेंट को तोड़ते जाएंगे, जो सबसे छोटा कण आएगा उसे हम एटम कह देंगे। वहीं हम एलिमेंट की जगह किसी कंपाउंड को तोड़ना शुरू करें और उसका जो सबसे छोटा कण आएगा उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। अब आपको मैं एक डिफरेंस और साथ में बताना चाहता हूँ कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। जब कोई एक ही तत्व हो तो उसे हम एलिमेंट कहेंगे। जैसे मैं कह दूं लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, केवल एक ही है, इसमें केवल एक ही तत्व है, इसे हम एलिमेंट कहेंगे। और जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका जो सबसे छोटा कण होगा उसे एटम कहेंगे। वहीं जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में एक फिक्स रेशियो में केमिकली, रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं और एक नए सबस्टेंस को फॉर्म करते हैं, एक नया केमिकल सबस्टेंस, एक नया रासायनिक पदार्थ बन जाए, तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो H2O यानी कि वाटर का निर्माण होता है। अब H2O में देखेंगे तो एक फिक्स रेशियो में ही हमेशा जोड़ता है कि दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ रासायनिक रूप से केमिकली क्या होता है, जुड़ जाता है और कंपाउंड बनता है। अब जो H2O है उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर हमको H2O मिलता है तो उसे मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक। वहीं पे केवल हाइड्रोजन है तो उसे हम एटम कहेंगे, क्योंकि वह केवल एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा है। H2O क्या है, कंपाउंड, पानी का सबसे छोटा टुकड़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो कण होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में जानते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पदार्थ के जो कण हैं वे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच खाली जगह होता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे खाली जगह होता है। मैंने यहाँ पार्टिकल्स को अरेंज किया है, आपको दिख रहा होगा। अब इन पार्टिकल्स को अरेंज करने के बाद देखिए यहाँ पे जगह है, जगह दिख रही है, ये देखिए जगह है, जो मैं ब्लू से टिक कर रहा हूँ ये क्या है, खाली जगह है। तो इसी की बात हो रही है, जब मैटर के पार्टिकल्स रखे जाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, खाली जगह, जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि अरेंज करने के बाद भी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह है। इसी को बोल रहा है कि जब भी मैटर के पार्टिकल्स को रखा जाता है उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक। इस खाली जगह के बहुत सारे फायदे अभी आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, थर्ड कैरेक्टर है कि मैटर के जो पार्टिकल है वे लगातार कॉन्स्टेंटली एक निश्चित गति के साथ मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, लगातार क्या कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, गति कर रहे हैं। इन सबको अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो कण है, एक कण दूसरे कण को आपस में क्या करता है, पकड़ के रखता है। इसी को हम बोलते हैं अट्रैक्ट करना, एक दूसरे को आकर्षित करना। तो हर कण एक दूसरे को क्या करता है, पकड़ के रखता है। जैसे कि आपने मुट्ठी को बांध लो, ठीक है, तो आप मुट्ठी को बांधते हो तो ये देखो यूं कस के बांध लेते हो ऐसे, ठीक। इस तरीके से अगर आप क्या अपने हाथों को पकड़ते हो तो इसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करना है। तो ऐसे ही मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पकड़ के रखते हैं।
अब इन्हीं कैरेक्टर्स में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे तो आपको मैटर के अलग अलग स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। अब इन चारों चीजों को आप कैसे क्लेरिफाई कर सकते हो, मतलब कैसे पता लगा सकते हो? तो पहले कैरेक्टर के लिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। कैसे पता करोगे? आप थोड़ा सा क्या ले लो, वो ले लो, ब्लू कलर का इंक ले लो, नील जो आता है कपड़े में लगाने के लिए, उसे ले लो, थोड़ा सा पानी में 2-4 ड्रॉप्स डाल दो, आपको एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा वाटर और कलर का। अब उस सोल्यूशन में से थोड़ा सा पानी निकाल के दूसरे बकेट में साफ पानी लो, उसमें डाल दो, देखोगे कि अब जो कलर है वो पहले की तुलना में हल्का हो जाएगा। अब जो हल्का वाला कलर बना है फिर उसमें से थोड़ा सा निकाल के दूसरे बर्तन में साफ पानी लो, उसमें डाल दो, कलर अब और हल्का हो जाएगा। ऐसे आप कम से कम 10 बार करो, देखोगे कि कलर हल्का होता चला जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। जो इस बात को प्रूव करता है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। आप जितना ज्यादा उसे अलग अलग कंटेनर में डालते जाएंगे उतना वो क्या होगा, डिवाइड होता चला जाएगा। अगला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद स्पेस बिटवीन देम। इसको कैसे हम प्रूव करें? तो आप सबने चीनी पानी का शरबत बना करके पिया होगा। आप देखते हो कि आप बर्तन में 1 लीटर पानी लेते हो, ठीक है, और मान लो 200 ग्राम चीनी लेते हो, तो टोटल मास तो 1200 ग्राम हो जाना चाहिए। ठीक, आप बर्तन में डाल भी देते हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब चीनी पिघल जाती है तो भी बर्तन में पानी का जो लेवल था, जहाँ पे पानी था वहां पे आप निशान लगा लेना बिगिनिंग में भी, और शरबत जब चीनी उसमें घुल जाए तो भी चेक करना, देखना पानी का लेवल उतना ही रहेगा, पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। मतलब वो चीनी कहाँ चली गई, चीनी जो हमने डाला बाहर से वो चीनी कहाँ गायब हो गई? तो भाई वो चीनी जो था वह पानी के कणों के बीच में जगह था। हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद स्पेस बिटवीन देम, तो उस खाली जगह पे चीनी के कण क्या हुए, टूट के छोटे छोटे और उस जगहों पे जाकर के भर गए, इसलिए आपको दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार चल रहे हैं। कैसे इस बात को समझा जाए? आप अगरबत्ती को जलाते हो अपने पूजा घर में, ठीक, उसके बाद कुछ टाइम के बाद देखते हो कि उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। हम उसको साथ में लेके तो घुमा के फैलाए नहीं थे, अपने आप पूरे कमरे में फैल गई। तो इस बात को प्रूव करता है कि मैटर के पार्टिकल अपने से लगातार मूव करते हैं। ऐसे ही आप अगर उसकी बात कर रहे थे हम नील की, तो इंक को भी आप पानी में डाल के छोड़ दो, कुछ भी मत करो, आपको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, चलाना नहीं है, वैसे ही बस डाल के छोड़ दो। कुछ टाइम के बाद आओगे तो पूरे पानी में कलर फैला हुआ दिखेगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे फैल गया पूरे पानी के अंदर? क्योंकि पार्टिकल्स लगातार मूव करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसको कैसे चेक करोगे? एक लोहे का टुकड़ा ले लो और उसको खूब मारो, हथौड़ी से उसको खूब तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन वो टूटेगा नहीं जल्दी से। साथ में एक पत्थर का भी टुकड़ा लो, उसको भी तोड़ो, तो देखोगे कि लोहे का टुकड़ा नहीं टूट रहा था लेकिन पत्थर वाला टूट जाएगा। ये क्या बता रहा है कि लोहे वाले में जो पार्टिकल्स थे दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, पत्थर वाले में उससे कम अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए वो अलग हो गया। या यूं कह दो कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको कोशिश करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। ठीक, अगर मिट्टी का ले लोगे तो बड़े आराम से एक बार हथौड़ी से मारोगे और टूट जाएगा, कण अलग हो जाएंगे सब टूट टूट के। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उसे तोड़ने के लिए, या मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आयरन, स्टोन और सॉइल की बात कर रहा था, तो लोहे वाले में आप देखोगे कि नहीं टूट रहा था, पत्थर वाले में थोड़ा सा टूट जाएगा कुछ टाइम के बाद, और मिट्टी वाला बड़े आसानी से टूट जाएगा। तो इस बात को प्रूव करता है कि पार्टिकल्स दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन मींस होता है वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, सभी पदार्थ को हम 3 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। सॉलिड को हम ठोस कहते हैं, लिक्विड को हम द्रव्य कहते हैं, और गैस को हम गैस ही बोल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोस के लक्षण, ठीक है, या ठोस के क्या गुण होते हैं। सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड का आकार निश्चित होता है, साथ में उसका आयतन भी निश्चित होता है। यानी कि अगर मैं एक लकड़ी का ब्लॉक ले लूं या मैं लोहे का ब्लॉक ले लूं, ये हो गया ब्लॉक, इसको आप कितना भी कोशिश करो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह रख दो, ठीक है, किसी कार्टून में डाल दो, कुछ भी करो, इसका जो आकार है यानी कि जो लंबाई चौड़ाई है ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। इसको
जितना जगह चाहिए रखने के लिए, ठीक है, ये मैं चाहे कार्टून में रखूं, चाहे कमरे में रखूं, कहीं पे भी रखूं, ये जगह फिक्स रहेगा, ये उतना ही लगने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम कहते हैं कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, इसको आप बहुत ज्यादा दबा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दबा पाते हैं भाई, ठीक। ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन सोचो कि दबा के छोटा हो जाए, ठीक है। तो किसी या तो किसी कार्टून में जगह है 10 ईंट को रखने का, और उसमें आप 11 ईंट रख लो, 12 ईंट रख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सॉलिड को बहुत ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, दबा पाना संभव नहीं है। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी। जो सॉलिड्स होती हैं, जो ठोस वस्तुएं होती हैं, उनका घनत्व ज्यादा होता है, वे भारी होती है। अब घनत्व एक शब्द आ गया, डेंसिटी एक शब्द आ गया, इसको समझते हैं। तो अगर किसी मैटर को रखते हैं, मान लो मैंने मैटर का इतना बड़ा साइज लिया, अब मैटर की इतने बड़े साइज को रखने के लिए, ठीक है, इतनी बड़ी साइज को जब हमने क्या किया, लेने के बाद मैंने इसको माप मेजर किया, ठीक है, इसका मास पता किया, ठीक। तो इसका जो इतनी साइज में जो मास था, ठीक है, जब इस मास को हम इस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, डेंसिटी। मैं इतना ही बड़ा, मैं इतना बड़ा क्या ले लूं, एक आयरन का टुकड़ा ले लूं, फिर मैं एक स्टोन ले लूं, फिर मैं एक वुड का पीस ले लूं, तो मैं देखूंगा कि आयरन वाले में मास ज्यादा होगा, आयरन का मास क्या होगा, ज्यादा, स्टोन का उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, और वुड का उससे भी कम आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि साइज तो सेम रहेगा तीनों का, आयरन का, स्टोन का, वुड का, हम सब सेम साइज के ब्लॉक्स लेंगे और सबका मास मेजर करेंगे। आयरन का मास सबसे ज्यादा होगा, स्टोन का उससे कम, और वुड का उससे भी कम। तो ये जो मास में डिफरेंस है, साइजेस सेम है लेकिन जो मास का डिफरेंस है, ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू हमको मिलती है उसे हम डेंसिटी कहते हैं, या जो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो आ रहा है उसे हम क्या बुलाएंगे, डेंसिटी बुलाएंगे, हिंदी में घनत्व तो बुलाएंगे। हिंदी में क्या बोला जाता है, घनत्व। तो सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, रीजन क्या होता है वो भी बताता हूँ। एक सॉलिड का मान लो पीस है, इसमें पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज है, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली रखे जाते हैं, इनके बीच में खाली जगह नहीं होता है। इतनी जगह में पार्टिकल की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मास, और जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, डेंसिटी आएगी। तो सॉलिड्स की डेंसिटी या हैवी होने का रीजन क्या होता है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पार्टिकल्स के मास की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई। अब देखिए जब इस तरीके से भरा होगा, ढेर सारे पार्टिकल्स भरे होंगे उतने ही वॉल्यूम के अंदर, तो क्या होगा, आपका डेंसिटी ज्यादा आ जाएगा, और हम कहेंगे सॉलिड क्या होता है, हैवी होता है। नेक्स्ट है, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जिस किसी भी बर्तन में रखोगे, बर्तन को पूरी तरह से नहीं भर सकता, ठीक भाई, बर्तन छोटा हो या बड़ा, ठीक, इस जितनी जगह इसको चाहिए उतनी जगह को ले लेगा, ठीक है। मान लो आपके पास एक कार्टून है जिसमें हम 10 ईंटों को रख सकते हैं, ठीक। अब मैंने उसमें 5 ईंट रख दिया, तो 5 का तो जगह ले लेगा, बचा 5 का जगह क्या रहेगा, खाली रहेगा, ठीक है। उसे फिल नहीं करेगा, वो फिल तभी होगा जब और 5 ईंट आप लाके रखेंगे। तो यही कहने का अर्थ है कि सॉलिड्स बर्तन को पूरी तरह से भर नहीं सकते हैं, जितना आप रखोगे उतना ही, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो गैस अपने आप बर्तन को भर देता है। मतलब यह कह दो कि गैस का टैंक 14-15 किलो का होता है, ठीक, उसमें 2 किलोग्राम भी गैस रहेगी तो भी पूरे टैंक में फैली हुई रहेगी, ठीक। और उसमें जो 14-15 किलो आता है, अगर पूरा भी गैस रहेगा तो भी पूरा टैंक में फैला हुआ रहेगा। तो यही डिफरेंस है सॉलिड और गैस के बीच में। नेक्स्ट है, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड को कहीं भी रख दो ये बहेगा नहीं, यानी कि एक प्लास्टिक की चेयर ले आके रख दो तो ऐसा नहीं कि चेयर पिघल करके बहने लगेगी, नहीं, जैसा उसका शेप है वो फिक्स रहेगा, उसी जगह पे रखा रहेगा, सॉलिड से बहते नहीं है। एग्जाम्पल है आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक, ये सारी वस्तुएं क्या है, सॉलिड्स हैं। और भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, टेबल, चेयर, आयरन रॉड, जो भी आपके मन में आए, प्लास्टिक बॉटल,
सब के सब क्या कहलाएंगे, सॉलिड्स ही कहलाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। यानी कि अगर मैं 1 लीटर पानी ले लूंगा, 1 लीटर ही पानी रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं जिस बर्तन में रखूंगा उसका शेप ले लेगा। मैं 1 लीटर पानी को बोतल में भरूंगा तो बोतल की जैसे शेप में आ जाएगा। मैं 1 लीटर पानी को लोटे में रख दूंगा तो लोटे के शेप में आ जाएगा। मैं 1 लीटर पानी को जग में रख दूंगा तो जग के शेप में आ जाएगा। हाँ, पानी की मात्रा 1 लीटर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम तो फिक्स है, आयतन फिक्स है, निश्चित है, लेकिन शेप निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में रखते हैं उसका शेप ले लेता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन व्हिच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड जो होता है जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स को आप ज्यादा दबा नहीं सकते हो। जैसे मैंने बोला था ना, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। अब भाई बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर पानी उसमें आपने भर दिया, तो कहो कि दबा के आप उसमें और ज्यादा पानी डाल दो, ठीक है, 1 लीटर को दबा के 990 ml कर दो, 10 ml जगह बना लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वह 1 लीटर के बॉटल में 1 लीटर ही पानी आएगा। आप जितनी भी कोशिश करके एक्स्ट्रा पानी उसमें नहीं डाल सकते हो, ठीक। लिक्विड को भी दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी की हमने बात की ना पीछे, घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी जो होता है मॉडरेट मतलब मध्यम, नॉर्मल से लेकर के हाई तक होता है। दे आर यूजुअली हैव लेस डेंस देन सॉलिड। हाँ, सॉलिड से कम होता है डेंसिटी, क्या होगी, सॉलिड से कम होगी, लेकिन मध्यम से लेकर हाई डेंसिटी तक हो सकता है। जैसे भाई वाटर की नॉर्मल डेंसिटी होती है, ठीक, ऑयल की उससे कम होती है, ठीक। वहीं पे कुछ मेटल्स है, जैसे मर्करी है, ठीक, उसका हाई होगा। किसी मेटल को पिघला दो, ठीक है, उसका लिक्विड फॉर्म ले आओ, उसका हाई हो जाएगा। पानी के अंदर नमक घोल दो, साल्ट सोल्यूशन रेडी कर लो, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। शुगर सोल्यूशन ले लो, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जिसमें आपको मध्यम से लेके उच्च तक हर प्रकार की डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। हाँ, लेकिन सॉलिड से मोस्टली कमी होती है। हाँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि वुड जो है, लकड़ी, उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर सकता है। वहीं पे आयरन का पीस ले लो और स्टोन का पीस ले लो, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए पानी में डूब जाते हैं। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड्स भी अपने बर्तन को पूरा नहीं भर पाते हैं। यानी कि 1 लीटर के बोतल में आधा लीटर में पानी डालूंगा तो आधा बोतल ही भरेगा, पूरा बोतल नहीं भरेगा। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजिली। सामान्य रूप से बड़ा आसानी से बहते हैं। मतलब आप पानी को गिरा दोगे तो अपने आप बहना शुरू कर देगा। दूध को गिरा दोगे बहने लगेगा, पेट्रोल को गिरा दोगे बहने लगेगा, ऑयल को गिरा दोगे बहने लगेगा। तो लिक्विड्स क्या करते हैं, बहते हैं, आसानी से बहते हैं। वाटर है, मिल्क है, फ्रूट जूस है, इंक है, मतलब कि स्याही, ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल, केरोसिन, ये सब कुछ क्या कहते हैं, बहते हैं, बहुत आसानी से बहते हैं। आप सबने गिरा के बहा के देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप ट्राई कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस हैव नीदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है, न ही कोई निश्चित आयतन होता है। मींस आप जिस बर्तन में डालोगे उसका आकार ले लेगा, ठीक है। बलून में हवा भरोगे तो बलून फूल जाएगा अपने शेप में। प्लास्टिक का कोई थैली लेके उसमें हवा भरोगे तो वो फूल जाएगा। जिस भी शेप में भरोगे वो उस आकार का ले हो जाएगा। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, थोड़ा सा लीक होगा, थोड़ा सा कहीं से खुलेगा, तुरंत बाहर निकल जाएगा। यानी कि आप टैंक में 1 लीटर गैस डालो और फिर कहीं से हल्का ढीला रह जाए, खुल जाए, तो तुरंत क्या होगा, उसमें से पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे और उसमें आपको गैस कम मिलेगी। कि आपने कहोगे मैंने तो भरा 1 लीटर था, इसमें कम बता रहा है। तो इसमें वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, इसलिए जल्दी से निकल जाते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, देखो कि बलून में आप हवा भरते हो फिर दबाते हो तो आसानी से दब भी जाता है, ठीक। या फिर उसका चेक कर सकते हो, पिस्टन का। आपके अगर आसपास इंजेक्शन वाला सिरिंज हो तो उसके माउथ को क्लोज करो एक फिंगर से, फिर उसको दबाओ, देखोगे कि पूरा जो फुल सिरिंज था दबाते जाओगे दबता चला जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके आप देख सकते हो कि इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, इन्हें दबा के कम किया जा सकता है। गैसेस आर वेरी लो डेंसिटी। इनका घनत्व तो बहुत कम होता है। दे आर वेरी वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं। एक बलून में हवा भर लो
उसके बलून को मेजर करो, देखोगे साइज में तो बहुत बड़ा है, ठीक, लेकिन उसका मास बहुत कम आएगा, ठीक, इसलिए कहा है कि इनकी डेंसिटी कम होती है, बहुत ही हल्के होते हैं। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, जिस भी बर्तन में भरा जाता है पूरा जगह घेरता है। देखते हो बलून में आप तुम थोड़ा सा हवा डाल देते हो, पूरा बलून खुला रहता है, ठीक है, पार्टिकल्स एकदम दूर दूर होते हैं, तो पूरे वाल पे प्रेशर लगाते हैं और उसको फिल कर देते हैं। गैसेस फ्लो इजिली, गैस जो है बड़ी आसानी से बहती भी है, इसी तो है कि बलून थोड़ा सा छेद होता है, फटाफट हवा बाहर आ जाती है। या गैस का जो एलपीजी टैंक है आपके घर में, वो भी बड़ी आसानी से आता है। स्प्रे बॉटल्स को आप थोड़ा सा प्रेस करते हो उसको, इसके नॉब को, फटाफट बाहर आना शुरू हो जाता है। अगरबत्ती को जलाते हो उसका धुआं बहुत आसानी से फैलता है, या घर में आग जलाते हो तो उसका भी धुआं बहुत आसानी से फैलना शुरू कर देता है। सारे गैसेस के एग्जाम्पल है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लिखा गया है, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे भी क्या है, गैसेस ही है। अब है कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी में, शेप की। सॉलिड्स का शेप क्या होता है, निश्चित होता है, डिफरेंट होता है। लिक्विड्स का क्या होता है, जिस भी बर्तन में डालो, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट डू नॉट नेसेसरली ऑक्यूपाई एरिया ऑफ इट, जिस भी बर्तन में डालोगे उसका शेप ले लेगा, लेकिन हाँ पूरी तरह से जगह को घेरेगा नहीं। गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बाय ऑक्यूपाइंग होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम, ठीक, बर्तन का आकार लेगा और उसमें जितना जगह खाली होगा, जितना वो जगह ले सकता है पूरा जगह ले लेगा, कोई भी जगह खाली नहीं रहेगा कंटेनर का। वॉल्यूम सॉलिड्स का डिफरेंट होता है, लिक्विड्स का भी डिफरेंट होता है, मतलब सॉलिड्स का भी वॉल्यूम निश्चित होता है, लिक्विड्स का भी वॉल्यूम निश्चित होता है। गैसेस टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा, कि भले 1 लीटर गैस है, 10 लीटर का कंटेनर है, 20 लीटर कंटेनर है, पूरे में फैल जाएगा, पहले ही पढ़े हो। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको कितना दबा सकते हो, तो सॉलिड्स में ऑलमोस्ट नील, नहीं दबा सकते हो, लिक्विड्स में ऑलमोस्ट नील, नहीं दबा सकते हो, गैसेस में वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा दबाने के चांसेस है। इसलिए देखो जो एलपीजी आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसको प्रेशर से दबा के भरा जाता है, ठीक है, गैस को इतना प्रेशर में दबा के भरते हैं कि वो लिक्विड का फॉर्म ले लेता है, सारे पार्टिकल्स पास आके लिक्विड के उसमें आ जाते हैं, इसलिए बर्तन को आप हिलाते हो तो ऐसा लगता है उसके अंदर पानी भरा है। या जो आजकल डिओडोरेंट्स आते हैं, परफ्यूम्स की बॉटल्स आती हैं, उनको हिला के देखो तो आपको लगेगा उसके अंदर लिक्विड भरा है, लेकिन जैसे ही उसके नॉब को प्रेस करोगे बाहर क्या आएगी, गैस आएगी। उन्हें क्या किया गया है, प्रेशर से भरा गया है, कंप्रेस करके भर दिया गया है। तो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। फ्लूइडिटी या रिजिडिटी, मतलब फ्लूइडिटी मतलब होता है बहना और रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता। तो सॉलिड्स क्या है, रिजिड है, एकदम कठोर है, दबेंगे नहीं दबाने से। लिक्विड्स क्या है, फ्लूइड है, बहने लगेंगे। गैसेस भी क्या है, फ्लूइड है, बहने लगेंगे। डेंसिटी घनत्व की बात कर रहे हैं, सॉलिड्स में डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक, लिक्विड्स में भी ज्यादा होता है, गैसेस में ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। डिफ्यूजन जनरली डू नॉट डिफ्यूज, ठीक है, सॉलिड्स में डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलता है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स नहीं होता है, ठीक। लिक्विड्स धीरे धीरे होता है, बताया था ना कि देखो नील को पानी में डाल के छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद देखोगे तो पूरा नील पानी में मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। पार्टिकल्स मूव करते हैं भाई, जब किसी भी सबस्टेंस का पार्टिकल अपने आप मूव करता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। Whenever particles of gases or liquids move from their high concentration to low concentration, जब पार्टिकल हाई उच्च सांद्रता उच्च कंसंट्रेशन से निम्न कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। उच्च कंसंट्रेशन का मतलब है जहां पे पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा हो, और निम्न का मतलब है, लो का मतलब है जहां पे कम हो। भाई जहां अगरबत्ती कहाँ जलाया, मंदिर में जलाया, वहां ढेर सारे धुआं के कण हो गए, तो कंसंट्रेशन क्या है, हाई, बाकी जगह पे नहीं है, तो अपने आप वहां से क्या करेगा, बाकी जगह की ओर मूव करेगा, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो सॉलिड में घटना समानता नहीं होती है, लिक्विड्स में धीरे धीरे होती है, गैसेस में बड़ा फास्ट होती है, इसीलिए देखो अगरबत्ती का धुआं जल्दी से फैलता है, इसमें जब मारते हो तो जल्दी से फैल जाता है। फ्री सरफेसेस, तो सॉलिड में मुक्त सतह की संख्या कुछ भी हो सकती है, उसके शेप पे डिपेंड करेगी, ठीक, समझ रहे ना, मुक्त सतह की, भाई देखो चलो ऐसे हमने डब्बा बनाया था,
ठीक। तो डब्बा बनाने पर मैं देखा था ना कि सरफेस था एक आपको, तो भाई एक अगर तुम स्क्वायर शेप लोगे तो उसमें आपको कितने मिल जाएंगे, 6 मिलेंगे, क्यूबाइड में 6 मिलेंगे। तो जैसा शेप का आप सॉलिड लोगे वैसा आपको सरफेस मिलेगा। लिक्विड में केवल एक सरफेस मिलेगा भाई, बॉटल में भर दिए, ऊपर का एक सरफेस पानी वाला आपको मिल जाएगा। गैस में कोई सतह होती ही नहीं है, गैस बिना सतह का होता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब आगे बढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं को हम कैसे बदलते हैं। A substance may exist in any of the three states of matter। कोई भी पदार्थ मैटर की तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों ही रूपों में आपको कोई भी सब्सटेंस मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वह निर्भर करेगा कि कितना तापमान और कितना दाब लगा हुआ है पदार्थ के ऊपर। आप कितने टेम्परेचर पर उसको रखे हुए हो, कितना उसके ऊपर प्रेशर लगा के रखे हो, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी अवस्था क्या होगी। ठीक है, इन दोनों को चेंज करके हम मैटर की अवस्था को, उसके स्टेट को बदल सकते हैं। यानी कि सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हो, लिक्विड को गैस में बदल सकते हो, गैस को लिक्विड में बदल सकते हो, फिर लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हो। ऐसा संभव है बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की स्थितियों को बदल करके अ सब्सटेंस कैन बी मेड टू एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक पदार्थ को हम सॉलिड, लिक्विड या गैस में बदल सकते हैं खुद से। A solid on heating usually changes into a liquid। एक सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो सामान्य रूप से वह लिक्विड में चेंज हो जाता है गर्म करते ही। Which on further heating changes into gas। और फिर उस लिक्विड को आगे हम और गर्म कर देते हैं तो वह लिक्विड गैस में बदल जाती है। Similarly a gas on cooling। उसी तरीके से एक गैस को जब ठंडा किया जाता है, condenses into a liquid, तब वह एकदम पार्टिकल्स पास आके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच ऑन फर्दर कूलिंग। और लिक्विड को जब आगे और ठंडा किया जाता है, चेंजेस इनटू अ सॉलिड, तो वह सॉलिड में चेंज हो जाता है। मतलब कि सॉलिड को गर्म करो, गर्म करते जाओ तो सॉलिड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर लिक्विड को और गर्म करते जाओ धीरे धीरे, तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर गैस को ठंडा करना चालू करो तो धीरे धीरे क्या होंगे, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। और फिर लिक्विड को और ठंडा करो तो फिर से क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा। मतलब हम टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड को क्या किया, हीट किया। सॉलिड क्या कर रहे हैं, ये देखो ये वाला एरो देखो, हीट कर रहे हैं तो लिक्विड बन रहा है। लिक्विड को और ज्यादा हीट कर रहे हैं तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। गैस बन गया, गैस को क्या किया, फिर से ठंडा किया, गैस को क्या किया, ठंडा किया, फिर से क्या बना, लिक्विड बना। और लिक्विड को फिर से और ठंडा किया तो क्या बना, सॉलिड। एक घटना और है, सॉलिड को अगर हम हीट करें और सॉलिड डायरेक्ट क्या हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक ऐसी भी कंडीशन होती है, कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, गर्म करने पे सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते। इस घटना को सब्लिमेशन कहा जाता है। देखो यहाँ फ्लो चार्ट में सब्लिमेशन लिखा हुआ है। और फिर वही सब्सटेंस गैस से दोबारा ठंडा होने पे सॉलिड बन जाते हैं। द मोस्ट फेमिलियर एंड कॉमन एग्जाम्पल इज वाटर। ठीक, इस घटना का जो सॉलिड की हम बात करेंगे, सॉलिड को हम गर्म करें, ठीक है, तो इसका जो सबसे जाना पहचाना परिचित आपके लिए उदाहरण है वो क्या है, पानी है। पानी तीनों ही अवस्थाएं में पाई जाती है। सॉलिड की बात करते हैं तो बर्फ होता है, बर्फ आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड के लिए क्या है, वाटर है। और गैस के लिए क्या है, वाटर वेपर है, यानी कि पानी का भाप है। Ice is a solid state and may be melted to form water, liquid, which on further heating changes into steam, gas. These changes can be reversed on cooling. Ice एक सॉलिड स्टेट है, वाटर का, लिक्विड का, एंड मे बी मेल्टेड, इसको पिघलाया जा सकता है और फिर वाटर बनाया जा सकता है गर्म करके। जिसको और आगे हम पिघलाते हैं, लिक्विड को, पानी को और पिघलाते हैं तो फिर आगे चल के क्या बनेगा, भाप बन जाएगा। इससे इन बदलावों को हम उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई बर्फ को गर्म किया, पानी बना, पानी को गर्म किया तो भाप बना, भाप को ठंडा किया तो पानी बना, फिर पानी को दोबारा ठंडा किया तो बर्फ बन गया। यहाँ पे देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको दिखा रहा है। ये सॉलिड क्या है, आइस है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और स्टीम क्या है, गैस का स्टेट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मीन्स बाय हीटिंग अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट and the liquid can be converted into gaseous state or vapor state. And by decreasing the temperature by cooling, a gas can be converted into liquid state and a liquid can be converted into solid state.
क्या तापमान को बढ़ा करके यानी कि गर्म करके एक सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं और लिक्विड को हम गैस में बदल सकते हैं, वेपर फॉर्म में बदल सकते हैं। एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और तापमान को घटा करके ठंडा करके एक गैस को हम लिक्विड में बदल सकते हैं और एक लिक्विड को हम सॉलिड में बदल सकते हैं। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जब सॉलिड से हम लिक्विड में बदलते हैं तो उस घटना को मेल्टिंग कहते हैं। डिफिनेशन लिखा गया है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। वह प्रक्रिया, वह तरीका जिसमें एक सॉलिड से पदार्थ, एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर लिक्विड में बदल जाता है, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं या फिर पिघलना कहते हैं या गलना भी कहते हैं। Melting point, the temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance। वह तापमान जिस पर एक ठोस पदार्थ पिघलता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, हिंदी में गलनांक बिंदु कहते हैं। Ice is a solid. In solids, the particles are tightly packed together. When we heat a solid, its particles become more energetic and kinetic energy of the particle increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating more strongly with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the intermolecular forces of attraction between the particles. As a result, the particles leave their mean position and break away from each other. When this happens, the solid melts and the liquid is formed. Ice is a solid. बर्फ एक ठोस है। ठोस पदार्थों में द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, जो कण है बड़े कस के आपस में एक दूसरे को कस कस के पकड़ के रखते हैं, एकदम बंधे हुए होते हैं। जब एक सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो इसके पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक, वे एनर्जेटिक होते हैं, वे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। वे जैसे जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैं इसको बताते चलता हूँ। जब पार्टिकल्स के पास मोशन होता है, ठीक है, अगर ज्यादा एनर्जी होता है और साथ में मोशन करे होते हैं तो इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिलता है तो वे वाइब्रेट करने लगते हैं, उनमें गति होना शुरू होता है और उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। तो जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनमें जो पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, वह और तेजी से होगा। ठीक, जो एनर्जी उनको लगातार हीट के रूप में मिल रही है उसके वजह से उनके बीच में जो बल लग रहा था, जो दूसरे को पकड़ के रखे थे, अब वे वह बल क्या होगा, खत्म होना शुरू करेगा। वे पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ना शुरू करेंगे। परिणाम स्वरूप पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी मुख्य जगह को छोड़ देंगे, एक दूसरे से टूट के अलग हो जाएंगे। रिजल्ट क्या होगा, जो सॉलिड है, जो ठोस है, वह पिघल जाएगा और लिक्विड बन जाएगा। एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे बर्फ पिघल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, मोम जो है वह 63 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, जो लोहा है, वह 1535 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह यह नापने का तरीका है कि पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। देख सकते हैं कि आयरन में 1535 है, कितना ज्यादा वैल्यू है, वैक्स में 63 है और आइस में 0 है। तो जितना ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। लिक्विड टू गैस चेंज, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, कि हम अब लिक्विड्स को जब गर्म करेंगे और गैस में बदलेगा तो इस घटना को हम बॉइलिंग, उबलना या वेपराइजेशन, वाष्पीकरण भी कहते हैं। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। वह प्रक्रिया जिसमें एक द्रव्य पदार्थ, ठीक है, जल्दी से गर्म करने पर जल्दी से गैस में बदल जाता है, उस घटना को हम बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड इज बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वह तापमान जिस पर एक द्रव्य पदार्थ उबलना शुरू करता है और जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
गैस में बदल जाता है, उस तापमान को हम उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इन अ लिक्विड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। लिक्विड में भी ज्यादातर पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास पास ही होते हैं। When we supply heat energy to the liquid, the particles of water start vibrating even faster. जब हम उसको उष्मा देना शुरू करते हैं, गर्मी देना शुरू करते हैं, तो जो पानी के कण होते हैं वे पहले की तुलना में तेजी से कंपन करना शुरू करते हैं। Some of the particles become so energetic that they can overcome the attractive forces of the particles around them. कुछ कणों को पास इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है कि वे जो उनके पास बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, एक दूसरे को जो आकर्षित करने वाला बल था, उसको तोड़ करके वे अलग होना शुरू करते हैं। Therefore they become free to move amid escape from the liquid. इस वजह से वे गति करने में स्वतंत्र हो जाते हैं और लिक्विड से बाहर निकल जाते हैं। When this happens, the liquid evaporates. It means it starts changing into gas. और जब ऐसा होता है तो लिक्विड क्या होता है, वाष्प बनाना शुरू करता है, यानी कि लिक्विड से गैस में बदलना शुरू कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, जो शराब होती है, एल्कोहल जो होती है, वह 78 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलना शुरू कर देती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी 357 डिग्री सेल्सियस, मरकरी जो होता है 357 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलने लगता है। तो पहले ही बताया कि जो ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। तो जितना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके, लिक्विड के, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। When a liquid is heated, जब एक लिक्विड को गर्म किया जाता है, the heat energy makes its particle even more move even faster. तो हीट एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं पहले की तुलना में तेज गति से गति करते हैं। At the boiling point पे पहुंचने पे the particles of a liquid have sufficient kinetic energy to overcome the force of attraction between holding them together and separate into individual particles. बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनके पास इतना एनर्जी होता है कि वे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, अलग हो सकते हैं। एंड द लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म अ गैस, और जो लिक्विड है वह उबल करके गैस बना लेती है। गैस टू लिक्विड चेंज, कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। वह प्रक्रिया जिसमें एक गैस जो होता है ठंडा होने पे लिक्विड में बदल जाता है, इस घटना को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन बॉइलिंग का उल्टा होता है कि जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं और भाप बनता है तो बॉइलिंग कहते हैं, और जब भाप को ठंडा करते हैं फिर से लिक्विड बनता है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, इसका उल्टा है। लिक्विड टू सॉलिड चेंज, फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग। कह रहा है कि जब एक लिक्विड को हम ठंडा करके सॉलिड बनाते हैं तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग का मतलब होता है फिर से उसको ठोस अवस्था में पहुंचाना, ठोसीकरण कर देना। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग जो है मेल्टिंग का उल्टा होता है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। किसी भी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह मेल्टिंग पॉइंट के बराबर ही होता है। मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी जो वाटर का होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद जमना शुरू कर देगा और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना भी शुरू कर देगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का अगर हम में बदलाव करते हैं तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है। The three states of matter differ in the intermolecular forces and the intermolecular distances between the constituent particles. मैटर को जो तीन अवस्थाएं हैं वह डिपेंड किस पे करती हैं, उनमें अंतर किसकी वजह से है, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अंतर आणविक बल, ठीक है, जो अणु है उनके बीच में जो लगने वाला बल है। साथ में उनके कणों के बीच में जो दूरी है, इन पे डिपेंड करता है उनकी अवस्थाओं में। अब बात सॉलिड की करें तो मैं यहाँ पे स्केच बना के दिखाता हूँ डब्बे में। ये क्या है, ये सॉलिड है।
लिक्विड का बनाते हैं। ये लिक्विड है, सॉलिड की तुलना में जगह ज्यादा हो गया। और ये क्या हो गया, गैस हो गया। तो आपको दिख रहा है कि इनके बीच में जगह ज्यादा है, दूरी भी ज्यादा है, तो इसके आधार पे हम प्रेशर को डिसाइड करेंगे। फिर gases are compressible because on applying pressure the space between the gaseous particles decreases, therefore gases can be compressed easily। अब गैस के बीच में इतना सारा जगह है, जब हम प्रेशर लगाते हैं तो इनके बीच का जगह कम होता है और बड़े आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। When we apply pressure and reduce temperature, जब हम प्रेशर लगाते हैं, दबाव लगाते हैं और तापमान को घटाते हैं तो गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विड में बदल सकते हैं, उसे लिक्विफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी बनती है। A substance, the process of conversion of a gas into a liquid by increasing pressure or decreasing temperature। कह रहा है कि एक गैस को, ठीक है, लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया, दाब, उसके ऊपर दाब को बढ़ा करके, प्रेशर को बढ़ा करके या उसमें टेम्परेचर को घटा करके, जब हम एक गैस को, ठीक है, या तो वो प्रेशर बढ़ा दे या टेम्परेचर घटा दे, ऐसा करके लिक्विड में बदलते हैं, तो उस घटना को लिक्विफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर और इंक्रीजिंग द प्रेशर। A substance may exist in any of the three different states of matter depending upon the conditions of temperature and pressure। आपने पहले ही पढ़ा कि कोई भी पदार्थ जो है वह तीनों अवस्थाओं में हो सकती है, ठीक है, वह डिपेंड करता है तापमान और दबाव के ऊपर। If the melting point of a substance is above the room temperature at the atmospheric pressure, it is said to be a solid। करा है किसी भी पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो पिघलाने का जो तापमान है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो। रूम टेम्परेचर यानी कि यही 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, इसे रूम टेम्परेचर कहते हैं। जब टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो हमेशा क्या रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। कब, जब मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का रूम टेम्परेचर से ऊपर हो, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो, तो क्या रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। If the boiling point of a substance is above the room temperature under atmospheric pressure, it is called as liquid। अब कोई भी लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, यानी कि 25-30 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, ठीक, इससे ज्यादा पे उबलेगा, तो आपको हमेशा वह लिक्विड के फॉर्म में दिखाई देगा। अगर इससे कम रहेगा तो अपने आप को क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिना गर्म किए। If the boiling point of the substance is below the room temperature at the atmospheric pressure, it is called a gas। अगर किसी भी सबस्टेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है और रूम टेम्परेचर के नीचे है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तब वो गैस में रहेगा कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इतने ही तापमान पे, कमरे के तापमान पे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, तो आप उसको हम गैस ही कहेंगे। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। लैटेंट हीट, हिंदी में गुप्त उष्मा भी कहते हैं। स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लैटेंट हीट। वह ऊर्जा जिसको हम किसी भी पदार्थ को देते हैं उसकी अवस्था में परिवर्तन कराने के लिए, उस ऊर्जा को लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर बट लैटेंट हीट हैज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। The word latent means hidden। latent कभी भी पदार्थ के तापमान को नहीं बढ़ाता, ठीक है, इसे हमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के लिए देना पड़ता है, अवस्था को बदलवाने के लिए देना पड़ता है। latent शब्द का अर्थ होता है गुप्त, यानी कि छिपा हुआ, तो हम इसको गुप्त उष्मा कहते हैं। Every substance has some force of attraction between its particle which hold them together। हर पदार्थ के पास एक निश्चित क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक निश्चित फोर्स लगा होता है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, जो उनको एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। नाउ इफ अ सब्सटेंस हैज टू चेंज द स्टेट, अगर एक पदार्थ की अवस्था को बदलना है, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, देन इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तब कणों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है।
अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है तो फोर्स हमको अगर हटाना है तो हमको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। या यूं कह दो, दो लोगों के बीच में बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, अब उनकी मित्रता को खत्म करनी है तो उसमें से उन दोनों को क्या देना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी। अब इंसान की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मित्रता की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ एनर्जी के रूप में क्या काम करता है, पैसा काम करता है। दोनों को ढेर ढेर सारा पैसा दे दो, उनकी मित्रता अपने आप टूट जाएगी, ठीक। क्योंकि जब पैसा ज्यादा होगा तो उन्हें लगेगा कि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही पार्टिकल्स के बीच में, जब पार्टिकल्स को एनर्जी ज्यादा मिलता है, उन्हें लगता है कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, और उनके बीच का जो फोर्स होता है वो खत्म होने लग जाता है। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। लेटेंट हीट जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता है, ठीक। द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। जब हम हीट देते हैं तो इस दौरान टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता है। यानी कि मान लो आप पानी को उबालना शुरू किए, पहले क्या होगा, आप एक लो टेम्परेचर से स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, आखिर में टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा। अब जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा, अब पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब आप हीट देते रहोगे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब जो वाटर के पार्टिकल्स है वे हीट को एब्जॉर्ब कर करके अपनी स्टेट को बदलना शुरू करेंगे। मतलब आप ऐसा होगा कि आपके पास वाटर भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, और आपके पास स्टीम भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। हीट किसके पास ज्यादा होगी, भाई वाटर ने तो कोई हीट भी एब्जॉर्ब नहीं की है एक्स्ट्रा, लेकिन जो स्टीम है उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक। तो उसके पास लेटेंट हीट अब है, वाटर के पास नहीं है। वही जब वाटर लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो भी क्या, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेटेंट हीट अवस्था को बदला कर चेंज करने के लिए हमको देना पड़ता है। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब एक सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट देना पड़ता है, या जितना हीट की आवश्यकता होती है, उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है सॉलिड का, वह ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसमें होती है, हमेशा जूल्स में होगा। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होगी। तो जूल के रूप में ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है, बिना तापमान में बदलाव के। फिर से समझाता हूं, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके टेम्परेचर में बिना कोई चेंज लाए जितना हीट एनर्जी हम देते हैं, उस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम बर्फ को आपको सॉलिड में बदलना है तो आपको 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इतना जूल एनर्जी दे दोगे, 1 किलोग्राम बर्फ जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू द वेपर। एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कराने के लिए जितना लेटेंट हीट देना पड़ता है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। द अदर वर्ड्स, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड in joules required to convert 1 kilogram of the liquid to vapor or gas without any change in temperature। जब 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं बिना तापमान में परिवर्तन किए, उस एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी को अगर आपको वेपर में कन्वर्ट करना है तो आपको 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो ना कि आइस की तुलना में वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू इस वैल्यू की तुलना में क्या है, ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। जब एक सॉलिड गर्म करने पर सीधे भाप में बदल जाए, बिना लिक्विड बने सीधे भाप में बदल जाए, या फिर कोई वेपर ठंडा करने पर सीधे सॉलिड में बदल जाए, लिक्विड में ना बदले, तो इस घटना को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको आप the sublimation is said to be sublime, the solid obtained by cooling the vapors of the substance।
जब ठोस अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो सीधे अमोनियम क्लोराइड का वेपर बन जाता है। एंड व्हेन हॉट अमोनियम क्लोराइड वेपर इज कूल्ड, और जब गर्म अमोनियम क्लोराइड के भाप को ठंडा करते हैं, इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, तो यह सीधे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अमोनियम क्लोराइड आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एंथ्रेसिन ये सब्सटेंसेज हैं जिनका सब्लिमेशन होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आप सबने कैम्फर देखा है, कपूर देख रखा है, नेप्थलीन बाल्स देख रखा है कि कपड़े में जब कीड़े लगते हैं तो उन्हें भगाने के लिए गोली आती है, या यूरिनल्स और वॉशरूम्स में डालने के लिए गोली आती है व्हाइट कलर की, उसे हम नेप्थलीन बाल्स कहते हैं। तो ये दो सब्सटेंस आप सबने देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इवापोरेशन। The process of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. जब एक लिक्विड को हम वेपर में चेंज करते हैं किसी भी तापमान पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी तापमान हो, तो उसे हम इवापोरेशन कहेंगे। अब वेपराइजेशन और इवापोरेशन में अंतर क्या है? वेपराइजेशन कब होता है? हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। अगर वाटर की बात इवापोरेशन कहेंगे, तब उसको हम वेपराइजेशन नहीं कहेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करते हैं? तो पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर से इवापोरेशन अफेक्ट होता है। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से इवापोरेशन की दर क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि पानी जल्दी जल्दी भाप में कन्वर्ट होता है। दिस इज बिकॉज with the increase in temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कणों को क्या होता है? ऊर्जा मिलता है, और वे क्या होते हैं? भाप में कन्वर्ट होते जाते हैं। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स टेक प्लेस रैपिडली इन समर देन इन विंटर, ठीक है, ठंड के महीने की तुलना में गर्मी के मौसम में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। सेकेंड पॉइंट है सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस एरिया यानी कि सतह क्षेत्र को, ठीक है, मान लो ये मैंने देखो मैंने एक टम्बलर बना दिया, ठीक, इसमें पानी भर दिया, इसका सरफेस एरिया इतना ही है। अब मैंने एक प्लेट बना दी, ठीक, अब देखो इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? इवापोरेशन होगा। ठीक, आप एक गिलास में पानी गर्म करो, ठीक है, तो सॉरी एक गिलास में पानी रख दो और एक थाली में पानी रख दो, किसका पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा? तो गिलास में जो ऊपर सरफेस है कम है, तो कम ही सतह को क्या मिलेगी? गर्मी मिलेगी, कम भाप बनेगा। थाली दोनों को रखा हवा में मौजूद पानी की भाप की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर एंड अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, एक किसी भी तापमान पे हमारे आसपास की जो हवा है वह एक निश्चित मात्रा ही धारण कर सकती है पानी की, कि उसकी एक क्षमता है कि इतना पानी वो भाप के रूप में अपने साथ ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन एयर इज ऑलरेडी लार्ज, पहले से ही हवा में पानी की मात्रा ज्यादा हो, इट मीन्स ह्यूमिडिटी इज मोर, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस, तब इवापोरेशन क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा, क्योंकि भाई ये पानी जब भाप बन के जाएगा तो जाएगा कहाँ? हवा में ही तो जाएगा। हवा में पहले से ही पानी बहुत ज्यादा है तो ये भाप बन के जाएगा ही नहीं। Thus the rate of evaporation increases with decrease in humidity in the atmosphere, वातावरण में अगर ह्यूमिडिटी घटेगा तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है? टेम्परेचर हाई हो जाता है, पार्टिकल्स सब वेपर बन के उड़ते जाते हैं,
ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, हवा की कम हो जाती है, तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। वहीं ठंड या बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी पहले से हाई होती है। एग्जाम्पल दिया है, ड्राइंग अप क्लॉथ्स ऑन ह्यूमिड डे, ठीक है, बारिश के दिन, ठीक है, नमी वाले दिन आपका कपड़ा जल्दी से नहीं सूखता है। विंड स्पीड, हवा की गति, द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द विंड, हवा की स्पीड बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव फार अवे, हवा की स्पीड जब बढ़ती है तो जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स कपड़े से निकलते हैं वो दूर चले जाते हैं, तो आसपास की हवा में उतने पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी कम ही रहता है, तो इवेपोरेशन होता रहता है। क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, हवा चलती रहती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। डिफिनीशन, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब किसी भी पदार्थ के जो पार्टिकल हैं फैलते हैं, आपस में मिल जाते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल जाते हैं अपनी गति के कारण, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन मैटर की वह लक्षण है, वह गुण है जो पार्टिकल्स के मोशन पे आधारित है, कि जितना ज्यादा मोशन होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। सॉलिड्स में पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत कम मूव करते हैं, तो सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे कम। सॉलिड से ज्यादा किसमें होगा, लिक्विड में होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल सॉलिड की तुलना में ज्यादा मूव करते हैं। और सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स के बीच में खूब जगह होता है और खूब आजाद होते हैं मूव करने के लिए। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, गैसेस में सबसे अधिक होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी रैपिडली, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। द डिफ्यूजन इज स्लोवेस्ट इन सॉलिड्स, ठोस पदार्थ में, सॉलिड में बहुत धीरे होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स डू नॉट मूव मच, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स ज्यादा गति नहीं करते हैं, उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, तो मूवमेंट बहुत कम होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। डिफ्यूजन की जो रेट है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता जाता है, ठीक, जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना जल्दी क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। देखो चीनी पानी को नॉर्मल रखो, जल्दी से नहीं घुलेगा, वहीं उसे क्या करो, हीट करना चालू करो, तो जल्दी से सारी की सारी चीनी पानी में घुल जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे डिफ्यूजन की गति क्या हो गई, बढ़ गई। दिस इज बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग, जब गर्म करके हम किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाते हैं, इट्स पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव मोर रैपिडली, तो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करते हैं और पहले की तुलना में जल्दी जल्दी मूव करते हैं। दिस इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और पार्टिकल्स के स्पीड में जो चेंज आता है, जो वृद्धि होती है, उसकी वजह से डिफ्यूजन क्या होता है, तेज होना शुरू हो जाता है। डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट, गैस के अंदर डिफ्यूजन बहुत तेज होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस, जो गैस की पार्टिकल्स होते हैं वे सभी दिशाओं में बहुत जल्दी से मूव कर जाते हैं। व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं, इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, अपने कमरे के एक कोने में, इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स इन द होल रूम वेरी क्विकली, इसकी जो सुगंध है, खुशबू है, वो पूरे कमरे में बहुत जल्दी से फैल जाता है। द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट्स स्मोक इनटू द एयर, ठीक है, अगरबत्ती का जो महक होता है वह पूरे तरफ पूरे कमरे में इसलिए फैल जाता है जल्दी से, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वे हवा में क्या करते हैं, कमरे में जल्दी से फैल जाती है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू एयर, ठीक है, परफ्यूम की भी स्मेल इसी वजह से फैलती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, उनमें वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस, गैसेस की तुलना में लिक्विड में डिफ्यूजन धीरे होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स मूव स्लोअर एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन गैसेस, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं गैस की तुलना में धीरे गति करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक समय लगता है। द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स इनटू वाटर, जब पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को हम पानी में डाल देते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे पूरे उसमें फैल जाता है, लेकिन गैस की तुलना में धीरे फैलता है।
हाँ, फैलने का कारण क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है पोटेशियम परमैंगनेट के और जो वाटर के, उनमें आपस में क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है और पूरे लिक्विड का कलर क्या हो जाता है, पिंकिश हो जाता है, या सॉरी पर्पल कलर का हो जाता है। द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कह जब कॉपर सल्फेट को हम डालते हैं तो पूरा पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाटर में डिफ्यूज कर जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज मच फास्टर देन दैट इन सॉलिड्स, अगर हम सॉलिड से तुलना करेंगे तो लिक्विड में डिफ्यूजन बहुत तेज होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स इन ए लिक्विड मूव मच मोर फ्रीली, ठीक, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ज्यादा स्वतंत्र रूप से गति कर पाते हैं, एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड, सॉलिड की तुलना में स्पेस भी उनके अंदर ज्यादा होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत धीमा प्रोसेस है, बहुत धीरे होता है। इफ वी राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं, एंड लीव इट अनक्लीन्ड फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक इसको बिना साफ किए छोड़ देते हैं, we will find that it becomes quite difficult to clean the blackboard afterward, बाद में ब्लैक बोर्ड को साफ करना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। This is due to the fact that some of the particles of chalk have diffused into the surface of blackboard, कारण क्या है, चाक के कुछ कण जो हैं वे ब्लैक बोर्ड में डिफ्यूज हो गए हैं, इसलिए पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। ऐसा कब होता है, जब स्कूल में गर्मी की छुट्टी होने वाली होती है, लास्ट डे आप बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, जब छुट्टी के बाद वापस आते हैं 1 से 1.5 महीने के बाद तो साफ करते हैं तो जल्दी से साफ नहीं होता है। If two metal blocks are bound together tightly, अगर 2 मेटल के टुकड़ों को आपस में कस के बांध दिया जाए, and kept undisturbed for a few years, कुछ सालों के लिए बिना परेशान किए, बिना कुछ किए छोड़ दिया जाए, then the particles of one metal are found to have diffused into the other metal, तब एक मेटल के जो कण होंगे वे दूसरे वाले में डिफ्यूज हो जाएंगे। आपको एग्जाम्पल देखा होगा कि नट बोल्ट को आपस में कस दो, कसने के बाद आपका कहीं पे भी जरूरत है कस दो, फिर कई साल के बाद वो क्या हो जाए, उसमें रस्टिंग हो जाए, अब आप या कोई टूट जाए, घिस जाए और आपको जरूरत आए कि हमको इसको खोलना है, तब आप खोलने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी और कभी कभी तो नहीं खुल पाता है और हमको काटना पड़ जाता है। ये क्या है, सॉलिड में डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है लेकिन बहुत लंबा समय लगता है गैस और लिक्विड की तुलना में। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, बाकी एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में तो हम केवल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, यहाँ पे हम एक्सरसाइज को कवर नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर it as you can, maximum try for it, and if you haven't subscribed this channel till now, please subscribe it and press the bell icon. Thanks for watching, see you again in the next video.